हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंजू यादव। लर्न विथ इंडिया 2024 के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम लोग साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखेंगे। इससे पहले भौतिक यानी फिजिक्स का 2 प्रैक्टिस सेट गया है। आज बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का प्रैक्टिस सेट है, उससे संबंधित प्रश्नों को इंक्लूड की हूँ। और जो ये प्रश्न है दोस्तों, एनसीईआरटी और एससीईआरटी आधारित प्रश्न है और ये बीपीएससी टीआरई 3 और 4 को टारगेट करके उसके कंप्लीट जीके और जीएस को कवर किया जा रहा है यहाँ पर। और दोस्तों, वर्तमान समय में हम लोग कंप्लीट जीके और जीएस के कंप्लीट सब्जेक्टों का टॉपिक वाइज प्रश्नों को व्याख्या सहित देख रहे हैं। जो ये प्रश्न है पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीजीटी जिसमें जीके जीएस के रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए तथा सीटेट और बिहार स्टेट जहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में एसएसटी पूछी जाती है, रेलवे, एसएससी तथा अन्य सभी वनडे एग्जाम जहाँ पर जीके और जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये सीरीज अत्यंत महत्वपूर्ण है, लाभकारी होगी। दोस्तों, आप लोग जुड़ करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। शिद्दत से जुड़ेंगे तो आपको लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगी। और यहाँ पर सभी विषयों का बारी बारी से प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है और दिया गया है और दिया जाएगा। और दोस्तों, जब आप लोग वीडियो को देखिए, शुरू करिए तो उसका अंत भी करिए, क्योंकि थोड़ा से देखकर और थोड़ा से पढ़ करके उसका निष्कर्ष नहीं निकल सकता। इसलिए आप लोगों को सुझाव है कि आप लोग जब भी वीडियो को देखिए तो पूरा देखिए और इसके साथ साथ लाइक भी करिएगा पसंद आए तो। यदि पसंद ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या कमी है। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, यदि मैं जो पढ़ा रही हूँ उसका पीडीएफ प्राप्त करना चाह रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल लर्न विथ इंडिया ऑफिशियल पर विजिट कर सकते हैं और वहाँ से आप लोग डेली बेस पे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से सर्च करके मतलब आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी और कमेंट बॉक्स दोनों जगह दे दूंगी। आप जहाँ से आपको सुविधा होगी वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ। आज का पहला प्रश्न नंबर 1 है, जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई कौन सी है? मैं आप लोगों से बताई हूँ कि आज जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को इंक्लूड की हूँ व्याख्या सहित। इससे पहले फिजिक्स का 2 प्रैक्टिस सेट दिया जा चुका है। यदि आप उनको देखना चाह रहे हैं तो मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी है। प्रश्न दिया है, जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई है वंश, कुल, जाति, उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई जाति होती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आधुनिक प्रणाली के जीवन के वर्गीकरण का आरोही क्रम मतलब घटते क्रम में है। सबसे बड़ा जगत, उसके बाद संघ, वर्ग, उसके बाद गुण, उसके बाद कुल, उसके बाद वंश, उसके बाद जाति आता है। एक बार और देख लेते हैं। प्रश्न इस तरह भी बन जाएगा कि यहाँ पर जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली के अनुसार सबसे बड़ी इकाई क्या होगी? जगत होगा। सबसे छोटी इकाई क्या होगा? जाति होगा। इसी तरह प्रश्न बनता है। तो एक बार और देख लेते हैं। आधुनिक प्रणाली के जीवन के वर्गीकरण का अवरोही का मतलब होता है घटने क्रम में। सबसे बड़ा जगत, उसके बाद संघ, वर्ग, गुण, कुल, वंश, जाति। अतः स्पष्ट है कि जगत वर्गीकरण की सर्वोच्च इकाई है, जबकि जाति न्यूनतम इकाई है। प्रश्न नंबर 2 है, जीवों का वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति है कौन? वर्ग पद्धति, बहुनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न दिया है, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति कौन सी है? तो द्विनाम पद्धति है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जीवों का वैज्ञानिक नाम कैरोलस लिनियस द्वारा, जीवों के वैज्ञानिक नाम कैरोलस लिनियस द्वारा प्रस्तुत द्विनाम नामकरण पद्धति के आधार पर किया जाता है। किस पर? द्विनाम। इसमें जीवों की लैटिन भाषा में एक विशिष्ट नाम दिया जाता है, जिसके 2 भाग होते हैं, पहला वंश और दूसरा उसकी जाति होती है। अंग्रेजी में वंश का नाम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होता है, जबकि जाति का छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। उदाहरण, होमो सैपियंस, बुद्धिमान मानव। प्रश्न नंबर 3 है, कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? रॉबर्ट हुक, एम पुरकिंजे, एम स्लाइडेन एवं थियोडोर स्वान एवं बीवरडो, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक ऑप्शन नंबर बी होगा, एम जे स्लाइडेन, थियोडोर स्वान है। दोनों लोगों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादन किया है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन एम जे स्लाइडेन और थियोडोर वान द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीव का मतलब जंतु और पादप दोनों होता है।
इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीव का शरीर एक अथवा अधिक कोशिकाओं से निर्मित है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक कोशिका एक स्वतंत्र इकाई होती है और शरीर की सभी कोशिकाएं सामूहिक रूप से कार्य करती हैं। कोशिका की उत्पत्ति केंद्र मतलब कोशिका की उत्पत्ति में केंद्रक का प्रमुख भूमिका होती है। इस तरह भी प्रश्न बन जाता है कि शरीर की मतलब जीवों की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो प्रत्येक कोशिका एक स्वतंत्र इकाई होती है, यह सबसे छोटी इकाई होती है और शरीर के सभी सामूहिक कोशिकाएं सामूहिक रूप से कार्य करती हैं और कोशिका की उत्पत्ति में केंद्रक का प्रमुख भूमिका होता है। प्रश्न नंबर 4 है, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? किस कारण से दूध से दही बनता है? सल्मोनेला से, लैक्टोबैसिलस से, माइक्रोबैक्टीरियम से, उपयुक्त में से एक अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या हल्ला मत करा, ताले रुक जा। हल्ला मत कर। मतलब बोले सुतल बोले समझ ना पावतल हो, तनी बैठ जाए चाहिए, आराम कर ले। बाबू डिस्टर्ब बोला ना। प्रश्न को एक बार और देखेंगे। दूध से दही जमने का कारण क्या है? सल्मोनेला, लैक्टोबैसिलस, माइक्रोबैक्टीरियम, उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं। तो दूध से दही बनने या जमने का कारण लैक्टोबैसिलस है। ऑप्शन नंबर भी सही होगा। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन प्रक्रिया कहा जाता है और यह लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु से बनता है। दूध में जो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होते हैं, दूध में उपस्थित शर्करा का भक्षण करता है और लैक्टिक अम्ल का उत्पादन करता है। यह लैक्टिक अम्ल दूध को जमा देता है और दूध दही में परिवर्तित हो जाती है। एक बार और प्रश्न को देख लेते हैं, क्योंकि यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह लगभग परीक्षाओं में पूछा जाता है। दूध से दही बनने का कारण लैक्टोबैसिलस है और दूध से दही बनने की प्रक्रिया किण्वन प्रक्रिया कहलाती है। जो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु है वो दूध में उपस्थित शर्करा का भक्षण करता है तथा लैक्टिक अम्ल का उत्पादन करता है। यह लैक्टिक अम्ल दूध को जमा देता है और दूध दही में परिवर्तित हो जाती है। प्रश्न नंबर 5 है, कौन सी औषधि एवं आविष्कारक सम्मिलित नहीं है? पेनिसिलिन के अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, चेचक का टीका एडवर्ड फ्लेमिंग है, पोलियो को टीका जोनास साल्क है, इन्फ्लुएंजा का टीका मॉरिस हिलमैन है, इनमें से कोई नहीं। मतलब कौन सम्मिलित नहीं है? तो इन्फ्लुएंजा का टीका मॉरिस हिलमैन, ये ऑप्शन गलत है। और पोलियो को टीका जोनास साल्क, ये इसके आविष्कारक हैं। चेचक का टीका एडवर्ड फ्लेमिंग है, पेनिसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इन्फ्लुएंजा अथवा फ्लू के टीके का आविष्कार जोनास साल्क तथा थॉमस फ्रांसिस ने संयुक्त रूप से किया था। कौन? जोनास साल्क और थॉमस फ्रांसिस ने। इन्फ्लुएंजा एक विषाणु जनित श्वसन संबंधित संक्रमण है, रोग है। यह नाक, गला और फेफड़ों को प्रभावित करता है। प्रश्न नंबर 6 है, ऐसे पौधे जिनके बीज के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता है क्या कहलाते हैं? जलोद्भिद, आवृत्ति बीजी, अनावृत्ति बीजी, आवृत्ति बीजी, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ऐसे पौधे जिनके बीज के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता है वे अनावृत्ति बीज कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर भी सही होगा। जिन पौधों के बीज के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता है वे अनावृत बीजी कहलाते हैं। इन पर पुष्प नहीं आते। इनके जननांग प्रायः एक लिंगी होते हैं। इनका परागकण वायु द्वारा होता है। इसके उदाहरण है जो अनावृत बीजी पौधे हैं उनके उदाहरण है चीड़, देवदार, फर, स्प्रूस आदि अनावृत्ति पादपों के प्रमुख उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 7 है, पादप के कायिक अंगों में शामिल नहीं है। पादप के कायिक अंगों में शामिल नहीं है। पत्तियां, तना, जड़, उपयुक्त में से एक अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो पादप के कायिक अंगों में पत्तियां भी शामिल है, तना भी शामिल है, जड़ भी शामिल है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। आइए थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं कि पादपों के अंगों को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है। पादपों के अंगों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन? कायिक अंग और प्रजनन अंग। इसके कायिक अंग के अंतर्गत जड़, तना, पत्तियां शामिल होती हैं, जबकि प्रजनन अंग के अंतर्गत बीज, पुष्प और फल शामिल होते हैं। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। कायिक अंग पादपों के अंगों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 2। कौन? कायिक अंग और प्रजनन अंग। कायिक अंग में कौन कौन आते हैं? जड़, तना, पत्तियां, और प्रजनन अंग में पुष्प, फल और बीज आते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे बड़ी अस्थि क्रमशः है क्या है? मेरुरज्जु,
ऑप्शन ए दिया है मेरुरज्जु, अल्ना, रेडियस अल्ना, स्टेपीज व फीमर, उपरोक्त में से एक सदिक इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई स्टेपी है और सबसे बड़ी अस्थि फीमर है। स्टेपी कान में पाई जाती है और फीमर जांघ की हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपी है जो कान में पाई जाती है और सबसे बड़ी अस्थि फीमर है जो जांघ में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर में सर्वाधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। आइए इसको डिटेल से देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मानव शरीर में 6 तत्वों की प्रधानता होती है। कितने? 6 तत्वों की, जिनके नाम और मानव शरीर में सामान्य मात्रा निम्नवत है। ऑक्सीजन की मात्रा मानव शरीर में 65% होती है, कार्बन की 18% होती है, हाइड्रोजन का 10% होता है, नाइट्रोजन का 3.2 होता है, कैल्शियम का 1.5 होता है और फास्फोरस का 1.2% होता है। आज का अंतिम प्रश्न है और 10वां प्रश्न है। प्रश्न नंबर 10 है, सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए। मानव खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियां और उरोस्थि। एक है 24 अस्थियां, 29 अस्थियां और 23 अस्थियां। तो मानव खोपड़ी में कूट दिया है यहाँ पे, इसको देख लीजिए, मैं बताती हूँ। देखिए मानव खोपड़ी में कितनी अस्थियां हैं? 1, मेरुदंड में 24, पसलियां में 29 अस्थियां हैं, उरोस्थि में 33 अस्थियां हैं। तो मानव खोपड़ी में ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। आइए देख लेते हैं, 3 4 2 1, 3 4 2 1 कितना है? 3 4 2 1। हाँ देखिए मानव खोपड़ी में 29 हड्डियां हैं। मानव खोपड़ी में 30 कितना गया? हाँ 29 अस्थियां हैं। मानव खोपड़ी में 29 अस्थियां हैं, मेरुदंड में 33 अस्थियां हैं, पसलियां 24 हैं और उरोस्थि 1 है। एक बार और देख लेते हैं। मानव खोपड़ी में 33 अस्थियां हैं, मेरुदंड में नहीं, मानव खोपड़ी में 29 अस्थियां हैं, मेरुदंड में 33 अस्थियां हैं, पसलियों की संख्या 24 है और उरोस्थि की संख्या 1 है। उरोस्थि में 1 अस्थि पाई जाती है। इस तरह ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसको और एक बार देख लेते हैं। प्रश्न के अनुसार अंगों की उपस्थियों की संख्या। मानव खोपड़ी में 29 अस्थियां होती है, मेरुदंड में 33, पसलियां 24 होती हैं, उरोस्थियों में 1 अस्थि होती है। दोस्तों इस तरह पूरा वीडियो समाप्त हुआ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों मैं एक बार और आपको याद दिला दूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ साथ आप लोग लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों आप लोगों से मैं एक सुझाव मांग रही हूँ। यदि मैं ध्यान से कंटेंट तैयार करती हूँ, कुछ गलतियाँ रह जाए, कुछ कमियाँ रह जाए तो उसको कमेंट में सुझाव देने का कष्ट करिएगा। चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।